ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, ना तकलीफ ना संघर्ष तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। अब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहली बात संपूर्ण किताब के सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल होंगे उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब कितने नंबर वाले न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, तो देखिए संपूर्ण किताब के 2 नंबर वाले प्रश्न होंगे, उनको देखेंगे चैप्टर 1 to 14। मतलब पूरा कंप्लीट आपके चैप्टर से जितने भी होंगे उन सभी को देखेंगे। लगभग ये आपका 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस चलने वाली हैं। तो एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्त, क्योंकि सीरियस हो जाइए अपने जो स्टडी के प्रति, क्योंकि आप भी जानते हैं ना कि न्यूमेरिकल की भागीदारी जो होती है वो कम से कम 25 से 30 नंबर का आपका होता है 70 नंबर में से। तो 25 नंबर बहुत हो गए ना, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठिए, एक एक प्रश्न को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए जी, अब एक एक करके हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चूज करूंगा जिससे कि बेनिफिशियल हो समझाने में भी, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हम करा रहे हैं ऑल चैप्टर का, ठीक है ना। 2 नंबर वाले प्रश्न ऑनली हम करा रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र सदिश, मतलब सदिश इस तरीके से ऊपर था, ठीक है ना। सदिश E = 2ik + 3j - 4k वोल्ट प्रति मीटर के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल A क्या है, जो A क्या है यहाँ पे इस तरीके से सदिश A क्या है 8j मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पे हमसे कह रहा है विद्युत फ्लक्स की गणना करने को। देखिए सबसे पहली बात, जब भी क्वेश्चन दे सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लक्ष्य जो आपका होना चाहिए वो सबसे पहला ये है कि क्वेश्चन जो है ना उसको सबसे पहले तो आप 1 से 2 बार पढ़ें, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार पढ़ लीजिए, 2 बार में तो आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। दूसरी बात, जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो उसमें जो वैल्यू वाले जो पॉइंट्स है, जितने भी वैल्यू वाले, ठीक है ना, तो जितने भी वैल्यू वाले पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। और तीसरी बात, जैसे कि E का मान यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे A का मान दिया है इसको। और तीसरा जो आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपका टारगेट क्या है वो आप तैयार करें, ठीक है ना। यही 3 मोस्टली ध्यान देना होता है। सबसे पहले 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ें, आपको कौन कौन सा इसमें वैल्यू दिया है उसको याद रखें, और उसके बाद आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, इसको पता करें, और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। तो चलिए ऐसा ही हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिया है, तो देखिए सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं हल। थोड़ा सा मैं थिकनेस को थोड़ा सा डाउन कर लूंगा। चलिए, यहां पे कह रहा है विद्युत क्षेत्र सदिश E का मान दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है जी, विद्युत क्षेत्र सदिश। तो यहां से हम इस तरीके से लिख देते हैं विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र सदिश E कितना दिया है जी, E दिया है 2i + 3j और -4k, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है A क्षेत्रफल का मान दिया है, क्षेत्रफल A का जो मान दिया है वो कितना दिया है जी, वो दिया है हमारा 8j, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना मान हमें दिया है। विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है, क्या हमसे पूछा जा रहा है, विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। तो देखिए विद्युत फ्लक्स हमसे पूछा जा रहा है, तो विद्युत फ्लक्स फाई E हमने क्या बताया है जी, E × A, ये सदिश रूप में हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, फाई E ये होता है, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले पर रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है जी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको आगे बढ़ाते हैं, तो फाई E का मान यहाँ पे आप दे सकते हैं 2i + 3j - 4k, इतना ये सबसे पहले तो E का मान दिया हुआ है। इंटू क्या दिया है, A का मान दिया है 8j,
8 जे कैप ये मान दिया हुआ है। देखिए सबसे पहली बात, आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दे आपको ध्यान देना है ये बात कि देखिए यहाँ पे आई का एक वैल्यू इधर है और गुणा में ये भी है, तो क्या इधर आई का मान दिया है? नहीं दिया है जी, तो इसका मतलब इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे देखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर से यहाँ पे देखेंगे के का इधर कोई मान दिया है? नहीं दिया है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। केवल इधर जे का मान दिया है और इधर भी जे का मान दिया हुआ है, तो जे का हम गुणा करा लेंगे, ये सभी शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सभी सदिश उसका कोई है नहीं, तो जीरो हम सदिश मानेंगे तो ही शून्य होंगे, तो इसीलिए हम ऐसे ही मान लेते हैं, ये शून्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे फाई ई इक्वल टू क्या लिखते हैं? सदिश फाई ई इक्वल टू क्या लिखते हैं? 3 × 8 24 हो जाएगा ना, मतलब 3 जे कैप इंटू क्या है 8 जे कैप ये है। तो अगर हम इसको फाई ई इक्वल टू हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 8 3 का 24 हो जाएगा और जे कैप इंटू क्या हो जाएगा? जे कैप, मतलब जे इंटू जे हो जाएगा। अब फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 3 का 24 और जे इंटू जे गुणा होंगे तो 1 हो जाएगा, तो फाई ई का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकल जाएगा? 24 निकल जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? जो 24 आ गया यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का आंसर हो जाएगा, मान हो जाएगा फाई ई इक्वल टू 24। और ये क्या होता है? इसका मात्रक होता है वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर हो गया आंसर। तो आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। एक एक क्वेश्चन को ना हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे दोस्त, ठीक है ना। बट एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि जैसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराया तो आप सभी ने कॉपी पेन लेकर बैठे थे, अच्छे तरीके से नोट डाउन किए। इसी प्रकार आपको जब हम न्यूमेरिकल भी करा रहे हैं और वो भी संपूर्ण किताब का, तो सीरियस होकर पढ़ाई करना है। और भले ही कुछ भी आज हो जाए, रात तक आराम से बैठकर आपको एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए समझते हुए चलना है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं एक और बात कहूंगा कि जैसे इस प्रकार का हमने एक क्वेश्चन कराया, अब आपके बुक में तो बहुत सारे इस तरीके से क्वेश्चन है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आज के इस वीडियो में जितने प्रकार के हम न्यूमेरिकल कराएंगे उन सभी प्रकार को आपको ढूंढना है आपके बुक में, आपके जो मैं कह सकता हूं विद्या है, जो कुछ भी है उसमें ढूंढिए और उस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, हल करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है दोस्त, समझ रहे हो ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें आप। चलिए जी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग ऑफ ऑन हो रही है, उससे परेशान आपको नहीं होना है, वीडियो पर फोकस करना है, ये आपको मोस्टली ध्यान देनी चाहिए। ये जो है ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, दो बड़ी पतली धातु के प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट हैं और क्या है? समांतर है। मतलब दो धातु के प्लेट हैं इस तरीके से। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो आई थिंक दो धातु के प्लेट हैं इस तरीके से। ये दो धातु के प्लेट हैं और एक दूसरे के, देखिए एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं, बहुत ही पास हैं, ठीक है ना, बहुत ही ये निकट एक दूसरे के हैं और देख रहे हैं एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो यही कह रहा है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेट एक दूसरे से बहुत निकट हैं और समांतर है। निकट भी हैं, बहुत पास भी हैं और समांतर भी हैं, देख रहे हैं पैरेलल हैं। तो कह रहा है प्लेटों पर विपरीत प्रकार के आवेशों का पृष्ठीय घनत्व का परिमाण कितना दिया है? 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए जी, कोई नहीं, सबसे पहले लक्ष्य हमारा पता चल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब हमें ई का मान ज्ञात करना है। तो करते हैं दोस्त, करते हैं, क्या दिक्कत है। सबसे पहली बात हम क्या लिखेंगे? इतना तो बात आपको पता ही होगा, हम लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है जी, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। तो यहां पे हमें दिया है पृष्ठीय घनत्व का मान, तो हम यहां पे लिखेंगे पृष्ठीय घनत्व। तो पृष्ठीय घनत्व जो सिग्मा का मान होता है वो कितना दिया है? 17.7 × 10⁻22 और ये कूलाम प्रति मीटर दिया है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। तो ये इतना हमने लिख दिया जी। यहाँ पे अब हमसे पूछा जा रहा है ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक ही वैल्यू ये दिया है, हमसे पूछा गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो
देखिए एक और बात हमने जब आपको पढ़ाया था, एक हमें याद है अभी भी कि जब हमने पढ़ाया था समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता के लिए व्यंजक हमने कराया था। समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता क्या व्यंजक का सूत्र का निगमन किया था। तो उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था कि जब गॉस का प्रमेय का, जैसे हमने उसमें बताया था कि समांतर प्लेट, जब दो समांतर प्लेट हों तो इनके बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना भी हमने बताया था। कैसे हमने ज्ञात किया था तो आपको याद होगा। तो समांतर प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने बताया था कि जब दो समांतर प्लेट है तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब वो क्या बताया था, हमें अभी भी ये याद है कि हमने अच्छे से आपको इस टॉपिक को पढ़ाया था। E इक्वल टू सिग्मा बाई क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बताया था। अगर आपको ना याद आ रहा होगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इस वीडियो को देखने के बाद समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता आप ज्ञात करेंगे तो वहां पर ये E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए जी, तो यहाँ पे अब एक एक मान को रखते हैं। देखिए E इक्वल टू, ये म्यू क्या है हमारा, म्यू का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान दिया है 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, ठीक है जी। ये क्या है, ये म्यू नॉट है ना, जो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है, म्यू नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो जानते हैं कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू एक आप याद रख लेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है, ठीक है, वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ठीक है ना, जो हमारा म्यू नॉट का। तो ये म्यू नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है। तो 12 हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं, अब इतना तो आपको सॉल्व कर ही सकते हैं। तो ई का मान निकल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो चलिए हम रख के फिर भी निकाल देते हैं आपको। ये 17.7 है। अच्छा ये देखिए 17.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22। ये देखिए 10 टू पावर माइनस 12 ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू द पावर ओनली 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। नीचे क्या बचा 8.85। अच्छा आप देख लीजिए ऐसा 8.85 में अगर 17.1 का मतलब भाग अगर हम कराते हैं ना तो ओनली 2 बार में ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो ई का वैल्यू आया वो 2 इंटू, ये देखिए ये 12 है प्लस में, ये 22 है, तो 22 में से 12 चला गया तो 10 टू द पावर माइनस 10 बचा, यही ना बचेंगे जी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, ठीक है जी, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ये भी आप लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो कैसे आता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू, हमने ये फॉर्मूला आपको कराया है, जहाँ F बल है, Q क्या है, Q है आवेश, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो ये हमने लिख दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट ओनली ये सॉल्व करना है। 2 नंबर वाला है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। आपको साफ, जैसे मेरे चेहरा हो सकता है कि आपको साफ से दिखाई ना दे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्त, जैसे लाइट थोड़ी सी डाउन है अभी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली आपका फोकस होना चाहिए बोर्ड पर। बोर्ड पर अगर दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है ना। लाइट मतलब चेहरे पर उतना फोकस आपको क्या करना है, चेहरे से क्या करना है दोस्त, आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए।
तो यहाँ पे कह रहा है तीसरा हमारा क्वेश्चन 5 × 10⁻⁸ कूलाम, ठीक है ना। कूलाम यहाँ पे कह दिया, इसका मात्रक, इसका मतलब ये आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसका मतलब आवेश का मान है कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र, कितनी दूरी पे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना, मतलब 450 वोल्ट प्रति क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये हमसे पूछा जा रहा है जी, ठीक है ना। चलिए जी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, जो दिया है ना पहले इसको लिखते हैं। ये हमारा सबसे पहले तो दिया है, और क्या क्या दिया है जी, सबसे पहली बात हमें आवेश का मान दिया है। आवेश Q का जो मान दिया है वो 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है, ठीक है जी, इतना दे दिया। फिर से यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का जो वैल्यू दिया है वो 450 वोल्ट दिया है, वोल्ट प्रति मीटर। एक और बात याद रखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दो मात्रक याद रखेंगे, एक न्यूटन प्रति कूलाम और एक वोल्ट प्रति मीटर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर कौन से भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो वो किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, तो ये दो चीजें हमें दिया है, हमसे पूछा जा रहा है कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होगा। तो एक हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से ही, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब हमने फॉर्मूला कराया था तो उसमें हमने बताया था E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको याद होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो E = क्या हो जाएगा, 1/4πε का मान 9 × 10⁻⁹ होता है, और Q का जो वैल्यू है वो 5 × 10⁻⁸ हो जाएगा, और ये R का जो वैल्यू है, जो R, देखिए R का ही तो वैल्यू हमें ज्ञात करना है, यही तो दूरी है ना, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। E का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 400, तो E का जगह पर हम लिख देते हैं 450 वोल्ट है, तो 450 वोल्ट, ठीक है ना। बात सब समझ ही रहे होंगे। चलिए जी, अब समझिएगा। सबसे पहली बात हम इन दोनों का गुणा करा लेते हैं, 9 × 5 = 45 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, और हम 450 = 9 × 5 = 45, तो ये 45 हो जाएगा। और ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁻8 है, 9 में से 8 चला गया तो एक ही ने बचा जी, तो ये 10⁻1, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, नीचे R है तो ये हमने R लिख दिया, ठीक है जी। ये R² इधर क्या है, भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 450 × R² ये क्या हो जाएगा, 45, 10 में गुणा होगा तो 450 हो जाएगा, R² = 450 / 450 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये R² क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, √1 हो जाएगा, या √1 क्या, √1 क्या भैया, √1 का कोई मतलब है नहीं, तो R = 1 हो जाएगा मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि √1 × 1 भी तो हम कर सकते हैं ना, इसीलिए जी, ठीक है ना। बात आप समझ रहे हैं ना। अरे भैया इसको अगर 1 × 1 भी तो हम लिख सकते हैं ना, तो अगर 2 जोड़ा बन गया तो एक तो बाहर निकल जाएगा, तो इसी तरीके से हुआ है। तो दूरी का मान हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए, बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है
कि 1.0 माइक्रोकुलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश को 2 मिलीमीटर दूर रखा है तो विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो चलिए जी हम ज्ञात इसको करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात जो वैल्यू दिया है उसको हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हमें आवेश का, सबसे पहली बात आवेश का मान दिया है तो हल लिखते हैं। दिया है आवेश का मान दिया है, वो कितना दिया है 1 माइक्रोकुलाम। कुलाम दिया है। अगर हम इसको चेंज करें तो माइक्रो को चेंज करेंगे 1 × 10⁻⁻6 और ये कुलाम हो गया। तो ये कुलाम माइक्रो में चेंज, माइक्रो कुलाम से कुलाम में चेंज हो गया। फिर से कह रहे हैं दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हैं। 2 मिलीमीटर दूरी, यहाँ पे दूरी का जो वैल्यू दिया है, दूरी का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 2.0 मिलीमीटर दिया है। मिलीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा सबसे पहली बार, यहाँ पे हमें दूरी का वैल्यू निकल गया, ये हमारा आवेश का वैल्यू निकल गया है। ठीक है जी, तो ये दो चीज़ों का हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल गया है। तो ये दो चीज़ों का वैल्यू निकल गया, मान रखते हैं, देखते हैं जी। ठीक है ना, ठीक है जी। हमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है तो हम लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है P = 2QL होता है। तो यहाँ पे P = 2Q का जो वैल्यू दिया है, देखिए 1 में अगर 10⁻⁻7 से -6 से आप गुणा भी कराएंगे ना, ठीक है, तो भी ये आपका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इतना ही ना होगा जी, 10⁻6 ही होगा, -6। तो ये हमने लिख दिया। L का जो मान दिया है वो 2 × 10⁻³ दिया है, तो 2 × 10⁻³ लिख देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 10⁻6 10⁻9 मतलब 10⁻9 हो जाएगा। तो जो हमारा ये जो वैल्यू आया P का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, ये हमारा 4 × 10⁻9 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला से आया है ना, इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा, सॉरी, इसका जो किस में आएगा जी, तो ये आ जाएगा कुलाम मीटर में। ठीक है ना। कैसे कुलाम और मीटर आया, ये मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कुलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कुलाम × मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक चाल पर, मतलब एक चालक, एक कोई चालक है, ठीक है ना, उस पर 2.4 × 10⁻−18 कुलाम का धनावेश है। तो बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि होगी, मतलब अधिकतम होगा। तो चलिए जी हम समझते हैं इसको। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखा गया है एक चालक इतना कुलाम का धनावेश है, मतलब क्या क्या दिया है। सबसे पहले अगर इसका ही वैल्यू हम लिखें तो सबसे पहले हमें दिया है आवेश का वैल्यू। आवेश का वैल्यू क्या दिया है, आवेश Q का जो वैल्यू दिया है 2.4 × 10⁻−18 कुलाम दिया है। ठीक है ना, इतना हमने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनों की कमी या दूरी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक बात जानते ही हैं,
तो यहाँ पे हम एक बात जानते हैं, वो क्या जानते हैं, हम एक फॉर्मूला हमने बताया था, पहला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें हमने आवेश, जब विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक फॉर्मूला बताया है कि आवेश Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू E होता है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, N इंटू E होता है, जहाँ Q आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये आवेश है, ये क्या है, N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है वो है जी। तो चलिए हम इसको, हमें N का ही तो मान ज्ञात करना है ना, तो हम देखिए E इधर भाग में है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ पे N का जो वैल्यू निकलेगा वो Q बाई E निकल जाएगा, यही नहीं निकलेगा जी। अब इसको हम थोड़ा सा रख कर भी हम देख लेते हैं, तो N इक्वल टू Q का जो वैल्यू है, Q का वैल्यू देखिए 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है ना। और E का जो वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। तो N इक्वल टू, ये देखिए ये 4.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 और ये 10 टू पावर माइनस 19 हो जाएगा और ये 1.6 हो जाएगा। अब अगर हम इसको काटें तो देखिए ये कितने बार में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट को हम भूल जाते हैं, क्योंकि इधर भी 1 ही पॉइंट है, इसका भी 1 ही पॉइंट मतलब एक अंक के इधर है, तो 8 दूना 16 मतलब 2, 8 तरीका 24, ये अगर कटेगा ना तो 0.1 से 0.8 से कटाएंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, तो वास्तव में ऐसे आएगा, ये 3/2 आ जाएगा और ये 10 टू द पावर ओनली 1 ही ना बचा जी, तो 10 मतलब 10 टू द पावर 1 का मतलब 1 ही हो गया, तो ये हमारा आ जाएगा, ये अगर भाग दिया जाए 3 दहा में 30 हो जाएगा और बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब जो N का वैल्यू आ गया 15 बार में ये चला जाएगा, तो 15 हमारा जो वैल्यू आ गया ये हमारा आ जाएगा। 15 देखिए प्लस में आया है ना, तो जब भी प्लस में वैल्यू आए इसका मतलब क्या होगा, इसका कमी होगा। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। कमी कब होती है, देखिए जब इलेक्ट्रॉन जब किसी को दे रहा है, तो आप जब भी देखिएगा जब इलेक्ट्रॉन देता है ना तो उस पर ऋणात्मक आवेश, जो लेता है, ठीक है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देगा उस पर धनात्मक आवेश आ जाता है और जो लेता है उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। तो जो देता है उसका धनात्मक आवेश आता है ना, तो देखिए धनात्मक आवेश हो गया है, परंतु ये किसी को दिया है ना, तो इसीलिए तो कमी तो होगा ही मोस्टली अगर देखा जाए तो, ठीक है ना। तो ये बातें हो जाएंगी, बात समझ रहे हैं ना। अरे मान लेते हैं हमें 20 रुपया है, हमने किसी को दे दिया, तो हम दे दिए तो हमारे पास बस प्लस चिन्ह दिखता है, ठीक है ना, कि ये प्लस में है, तो उसी प्रकार ये प्लस में आया, इसका मतलब हमने 15 दे दिया, तो 15 की तो कमी हुआ ना, तो ये बातें होती हैं जी, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा ये देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है, ये भी न्यूमेरिकल के अंदर ही हमने ऐड किया है कि कह रहे हैं प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन, देखिए ना, न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, तो उस भौतिक राशि का नाम लिखिए, ठीक है ना। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को हल कराऊंगा, ठीक है ना। अभी मुझे एक याद आ गया, जैसे यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम लिखा गया है, तो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अब क्या हुआ कि मेरे एक गांव के ही हैं, ठीक है, तो बताते हैं मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो वो कह रहे थे कि आपका एक मैंने देखा तो पीछे आपका पढ़ा रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था, तो वहाँ पे मात्रा इधर का उधर हो गया था, तो मेरे मतलब छोटे भाई हो तो उनसे वो कह रहे थे, तो वो मुझे बताए, तो हमने कहा ठीक है जी, सुधार किया जाएगा। तो मतलब गांव के भी ऐसे मतलब होता है, ठीक है ना, अदरवाइज जो भी होंगे थोड़ा सा मतलब कमी निकालने में ना पूरी दुनिया ही मतलब मुझे लगता है मतलब ऐसा हो गया है। अरे यार मात्रा होती है, गलत हो जाता है यार, ठीक है ना। जैसे आप दोस्त है, आप समझिएगा, जैसे रियलिटी बात है, जैसे टाइपिंग हम कर रहे हैं, टाइपिंग लिखना अलग हो गया, टाइपिंग करना अलग हो गया। टाइपिंग हिंदी में करेंगे ना तो थोड़ी सी बहुत मात्रा अलग होती ही है, थोड़ी बहुत डिफरेंट होगा ही, क्योंकि एक तो हमें क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमें एक दिन में हमें बहुत सारी क्वेश्चन पढ़ाना होता है, बात समझ रहे हैं ना। अब ढूंढना भी होता है कि कौन इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से होता है दोस्त। तो कमियां निकालने में ना मतलब महारत हासिल है लोगों को, बट मैं यही कहूँगा अच्छी बात है, मुझे तो ये सीखने को मिला कि चलिए मुझे कमियां पता चली, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। बट फिर भी ऐसा अगर किसी स्टूडेंट, मुझे नहीं लगता आपका ऐसा सोच होगा, बट अगर
कोई स्टूडेंट ऐसे हों जिनको थोड़ा सा कहेंगे सर मात्रा यहाँ पे गलत है, वहाँ पे गलत है, भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप इसको सुधार कर लेंगे, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है लिखने में। बात समझ रहे हैं ना दोस्त? चलिए जी, ठीक है ना, इतना समझ के बहुत है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम। सबसे पहली बात यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूंगा, ये क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है ना, न्यूटन प्रति कूलाम। एक और हमसे क्या कह रहा है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना। एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, ठीक है ना, तो उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। ये दोनों एक ही भौतिक राशि, ये और ये दोनों एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं, तो वो कौन सी भौतिक राशि है उसका नाम बताना है। तो देखिए हम जानते हैं चूंकि कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का एक फॉर्मूला होता है जो होता है F/Q होता है, ठीक है ना। तो यहां से एक ये इस फॉर्मूले से E = F/Q, तो यहां से F का मान क्या हो जाएगा, F मतलब बल है, F यहाँ पे क्या है, बल है, और Q क्या है, आवेश है। तो इसका मतलब यहां से क्या मात्रक आ रहा है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहां से सबसे पहले न्यूटन प्रति कूलाम है, ये हमारा मात्रक सिद्ध हो गया। और एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है जी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही हम फॉर्मूला जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = एक और हम फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है जी, वो होता है E = V/L, ठीक है ना, ये भी हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। ओम के नियम में भी इस फॉर्मूले का हमने यूज किया हुआ है, तो V/L हमने कर दिया, जहां V क्या है, ये विभव या विभवांतर हम कह सकते हैं, और ये L क्या है, लंबाई है या दूरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो V का मात्रक, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है ना, वोल्ट हो जाएगा, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूले आप लिख के यहाँ पे दर्शा देंगे कि देखिए ये होता है, इसका मतलब अतः इससे क्या प्रूफ होता है, अतः यह दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। ये दोनों मात्रक किसके हैं जी, तो ये दोनों मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हैं। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, कैसे ये आया है बता ही दिए हमने, ठीक है ना। चलिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन देखना है ना, इसलिए थोड़ा सा मैं फास्ट चलने का प्रयास करूंगा और देखते हैं, समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है ना, ऐसा हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि m द्रव्यमान, समझिएगा, m द्रव्यमान और q आवेश का एक कण, कोई एक कण है, ठीक है ना। देखिए मैं अगर समझाना चाहूँ तो यहाँ पे सपोज डेट, देखिए मैं समझाते हुए चलूंगा, बेटर रहेगा। मान लेते हैं ये कोई कण है, थोड़ा सा मैं बड़ा ही बना रहा हूँ, कण की बात कर रहे हैं, तो ये जो कण है ना, इसका जो द्रव्यमान है वो m द्रव्यमान है, और इस पर जो आवेश है वो q आवेश है, ठीक है ना। तो यही कह रहा है m द्रव्यमान व q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है, जब आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र है ही। तो ये क्या हुआ है ना कि ये पहले तो विरामावस्था में था, ठीक है ना, पहले ये विरामावस्था में था, यहीं पे स्थिर था, चुपचाप पड़ा हुआ था, मतलब इसके मतलब विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग तो इसका पहले शून्य था, परंतु फिर से ये क्या होगा, विरामावस्था से चलकर d दूरी तक तय कर लिया, मतलब वहां से चला और ये d दूरी तक तय किया है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है ना, अब सिद्ध कीजिए कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि कारण द्वारा अर्जित ऊर्जा, मतलब कारण, ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग फिर से मिस्टेक हो गया, मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ठीक है ना।
सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा, कण द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, कण द्वारा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो कण द्वारा अर्जित वेग है। अब यहाँ पे एक सूत्र है, मैं उसको भूल गया था, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है ना। इसी को हमें प्रूफ करना है, 2QED/m, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को हमें प्रूफ करना है कि सिद्ध कीजिए कि जो कण है ना उसका अर्जित जो वेग है जिससे d दूरी तय किया है वो इतना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए जी, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग में लिखने में मिस्टेक हो रहा था तो इसलिए ऐसे हमने छोड़ दिया था इसके लिए स्पेस। हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए प्रूफ करते हैं जी, समझिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं हल। सबसे पहली बात थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि माना एक कण, माना एक m द्रव्यमान का कण है जिस पर q आवेश उपस्थित है। तो ऐसे लिखते हैं कि माना, थोड़ा सा आप लिखेंगे, माना m द्रव्यमान का एक कण है जिस पर Q आवेश क्या है, उपस्थित है। जिस पर जो Q आवेश है वो उपस्थित है, तथा इसकी देखिए पहले तो ये विरामावस्था में था, अतः प्रारंभिक वेग प्रारंभिक जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग को हम u से दर्शाते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0, और अंतिम वेग हमें ज्ञात करना है, अंतिम वेग भी हो जाएगा 0 होगा, ठीक है ना। ये इतना आप लिख देंगे। चलिए जी, इतना हम समझ गए। तो सबसे पहली बात प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो एक बात समझिएगा, हमने एक पढ़ा था गति का समीकरण, तो गति के 3 समीकरण हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे गति के समीकरण से, गति के समीकरण से। अच्छा, गति का तीसरा समीकरण आपको याद है? गति का तीसरा समीकरण क्या था जी? v² = u² + 2as था। ये अगर याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो दोस्त याद करने की आवश्यकता है आपको। तो ये हमें पता था जी। तो हम गति के तीसरे समीकरण को लगाते हैं, क्योंकि इसी में से हम वेग ज्ञात कर सकते हैं। कोई कण है, उसका वेग है, ये v क्या है, वो प्रारंभिक वेग है, ये a क्या है, उसका त्वरण है, ये s क्या है, s है विस्थापन, ठीक है ना, समझिएगा। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो v है, तो इसी का v² है, ये u²। अब बताइए, इसका जो प्रारंभिक अवस्था में u का मान तो 0 था, तो 0 हो जाएगा। और ये 2 है, a है और s है, तो s क्या है, यहाँ पे विस्थापन है। और यहाँ पे हम विस्थापन को क्वेश्चन में d से दिखाया गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो s है ना, s = d हम मानकर यहाँ पे s के जगह पर हम d लिख देते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये v² ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात को यहाँ पे समझिएगा, एक बात आप समझिएगा, F = हम बल का फॉर्मूला जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, यही ना होता है जी। ये m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो a का जो वैल्यू आया F/m आ जाएगा कि नहीं, F/m आ जाएगा। तो a की जगह पर F/m लिख सकते हैं। ये साइड में आप चाहे तो दर्शा सकते हैं कि a = F/m होता है, ठीक है ना। तो साइड में आप चाहें तो यहाँ पे 2 और a के जगह पर F/m हमने लिख दिया, इंटू d है तो d हमने लिख दिया। ये साइड में आपको दर्शाने के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि a = क्या होता है, F/m
m होता है। ठीक है जी, इतना बात समझ गए। v स्क्वायर, ये 2 है तो 2 हमने लिख दिया। अच्छा, एक और फॉर्मूला के यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। F इजकल टू क्या होता है जी? F इजकल टू आपको जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने पढ़ा था, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजकल टू F बाई क्यू हमने पढ़ा था, याद है ना। अभी ये इधर क्यू भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो E में गुणा करा देगा तो F का जो वैल्यू आया वो E इंटू क्यू आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो ये बताइए जो यहाँ पे F है उसके जगह पर Q इंटू मतलब Q इंटू ई लिखे या E इंटू क्यू लिख सकते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख देते हैं, Q इंटू ई हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, F के जगह पर, ठीक है, F के जगह पे ये लिख दिया, नीचे M है तो यहाँ पे हम M लिख देते हैं, और यहाँ पे D है तो D हमने फिर से यहाँ पे D लिख दिया, यही ना है जी। अब ये पूरा नीचे में M का बाटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से आया जी, ये हम इसीलिए साइड साइड में आपको बता रहे हैं ना, जिससे आपको समझ में आए कि कहाँ से हो रहा है। अब देखिए ये v स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2QE और D हो जाएगा बाई M हो जाएगा, और जैसे ही ये वर्ग है इधर जाएगा तो वर्गमूल बनाएगा, तो v का जो वैल्यू आया वो वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2QED बाई M हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा तो देख लीजिए ये आपका प्रूफ हो गया कि नहीं। ठीक है ना, ये आपका प्रूव्ड भी हो गया है। ठीक है ना, देख लीजिए, मिला लीजिएगा, v इक्वल टू 2QED बाई M हो गया रूट में। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं दोस्त, आसानी से समझ में आ रहा है ना। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्त, मैं दिल से चाहता हूं कि आप भी एक अच्छे नंबर से पास हों, आप मेहनत करें, आप मेहनत करके अच्छा नंबर लाएं। अब मैं भी चाहता हूं, मैं ये भी चाहता हूं कि भैया मैं मेहनत कर रहा हूं तो इसका थोड़ा सा बेनिफिट हमें दे। अब बेनिफिट वही देने को मैं कह रहा हूं जो आपसे पॉसिबल हो सके। ठीक है ना, पैसे तो मैं न्यूमेरिकल या स्टडी के लिए तो मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं, ठीक है ना, कि मैं पढ़ा रहा हूं तो इसके पैसे दे दूं भैया। मैं तो यही कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और कम से कम 5 दोस्तों के पास अपने इस लिंक को, इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, या स्कूल ग्रुप है, कोचिंग के ग्रुप है तो उसमें इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे, इतना बहुत है मेरे लिए, समझ रहे हैं ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, ठीक है, चलिए यहां पे अब हमारा आता है अगला हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, कह रहे हैं कि 10 पिको फैरेड के एक संधारित्र को 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है तो संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। यहाँ पे 10 पिको फैरेड के यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। सबसे पहले 10 पिको फैरेड, फैरेड किसका मात्रक होता है, धारिता का, तो इसका मतलब ये धारिता का मान दिया है, धारिता C का जो मान दिया है वो 10 पिको फैरेड है, 10 पिको फैरेड है। 10 पिको फैरेड को फैरेड में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 हो जाएगा, ये फैरेड हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बोल्ट दिया है, मतलब विभव का मान दिया है 50 वोल्ट। संधारित्रों में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। ठीक है जी, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलता है, U इक्वल टू हाफ, C का मान 10, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये 1 है, तो 10 टू पावर 1 है, ये 10 टू पावर 12 है, तो बताइए 12 में से 1 चला गया तो 10 टू द पावर 11 बचा ना, तो इसका जगह पर हम मतलब ये भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 11 फैराडे, ये भी हो सकता है। तो यही 10 टू द पावर मतलब यहाँ पे हम लिखते रहे हैं C के जगह पर 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है ना, और ये V के जगह पे देखिए 50 है ना, तो 50 का वर्ग कर देंगे, तो 50 गुणे 50 भी तो लिख सकते हैं, वर्ग का मतलब डबल ही तो होगा ना,
तो ये इस तरीके से हमने कर दिया जी, समझिएगा। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, समझिएगा। 1/, ये 2 है, ये 10⁻11 है। 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, और इस 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 5×10 5×50, इस 10 के पावर 1 होगा, इस 10 के पावर 1 होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। 5 5 25 हो जाएगा, तो ये हमारा 25 हो गया। 5 5 25, और 25 से कम में 25/2 हो जाएंगे। और ये 10⁻11 है, 10⁻1 10⁻1, तो -11 हो जाएगा, ये 10⁻2 हो जाएगा। तो अगर हम भाग देते हैं तो ये 12.5 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा ऊर्जा का मतलब तो जूल होता है ना, तो जूल हमारा आंसर, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा का मान हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का है या संचित ऊर्जा का है, दोनों बात एक ही होता है दोस्त, इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगला कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 2 संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए। यहाँ पे एक फिगर था, ठीक है ना। मैं एक बार फिगर आपको देखकर बता दे रहा हूं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए कोई नहीं जी, हम यहाँ पे बनाते हैं फिगर को। थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे, ठीक है ना। फिगर बनेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। इस तरीके से कुछ था, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे ये संधारित्र आपका लगा हुआ है, ये हमारा प्रतिरोध है, ये हमारा क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पे एक सेल या बैटरी लगा हुआ है, ये बिंदु A है, ये बिंदु हमारा B है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसका भी हम वैल्यू रख देते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे दिया है 4 माइक्रोफैरेड, यहाँ पे दिया है 6 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 ओम दिया है, यहाँ पे 5 ओम दिया है। यहाँ पे अभी ये क्या है, E का जो मान है 20 वोल्ट है, और जो R का मान है वो क्या है, 1 ओम है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये आपका फिगर है जी, ठीक है ना। अब एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमसे कह रहा है कि दिए गए परिपथ में 2 संधारित्रों पर संचित आवेश की गणना कीजिए, ठीक है ना। संचित आवेश की हमें गणना करनी है, समझिएगा। ये जो हमारा 2 संधारित्र, इस पर आवेश की गणना हमें करनी है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि इस पूरे परिपथ में प्रवाहित धारा की मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, क्यों हम ज्ञात कर रहे हैं प्रवाहित धारा का मान, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट है जिनके डाउट आना भी चाहिए। तो अभी जब हम इस क्वेश्चन को अंत में जब सॉल्व कर देंगे तब हम बताएंगे कि क्यों हमने ऐसा ऐसा किया, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी, कि परिपथ में प्रवाहित धारा। तो परिपथ में प्रवाहित धारा का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू E/R प्लस R होता है, ठीक है ना, ये होता है जी। तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालना चाहें तो चलिए निकाल कर देखते हैं।
तो यहाँ से I इजकल टू ई का जो वैल्यू दिया है वो 20 वोल्ट दिया है, तो 20 हम लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए R है ना, ये प्रतिरोध है जी, और ये बाह्य प्रतिरोध है, मतलब ये बाहरी प्रतिरोध है, तो वह प्रतिरोध को स्मॉल r हमने लिखा है। तो R का जो R है, देखिए ये कैपिटल R है, ये दोनों R है, श्रेणी क्रम में है ना, तो इसलिए हम ये क्या कर देते हैं, ये हम 4 + 5 कर देते हैं। R का जो वैल्यू आएगा 4 + 5 आ जाएगा, अब प्लस है, और स्मॉल r का मान 1 है, तो 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये I इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 5 4 9 1 10, तो ये 10 हो जाएगा, मतलब I का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर। ठीक है जी, तो ये 2 एम्पियर सबसे पहले हमारे किसका, पूरे परिपथ में प्रवाहित क्या है, हमारा धारा का मान निकल गया। जैसे ही धारा का मान निकलता है तो अब हम ज्ञात ये करेंगे कि ये जो A और B बिंदु है इनके बीच, ठीक है ना, A और B बिंदु के बीच विभवांतर की गणना हम करेंगे, ठीक है ना। अब क्यों हम विभवांतर की गणना कर रहे हैं वो सब आपको आगे समझ में आने वाला है, अभी हम समझाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि बिंदु A व B के बीच, बिंदु A व B के बीच विभवांतर, मतलब कुल विभवांतर, तो विभवांतर की हम गणना कर लेंगे। तो विभवांतर की गणना हम कैसे कर सकते हैं दोस्त, विभवांतर V इजकल टू I इंटू R होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं जी, बताइए आप जानते हैं या नहीं, ये फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्रतिरोध से ही तो आया है, प्रतिरोध R इजकल टू क्या होता है, R इजकल टू I/V होता है ना, ठीक है, यही ना होता है जी, प्रतिरोध R बराबर I/V, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल वे में, सॉरी V पे यार होता है ना, V पे, ठीक है, प्रतिरोध R इजकल टू क्या होता है, V/I होता है, ये होता है। तो यहीं से तो प्रतिरोध R इजकल टू V/I होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर हमें V का मान ज्ञात करना हो तो ये I इधर गुणा में, सॉरी भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा R में, तो वही यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं जी। V इजकल टू I का जो वैल्यू है वो 2 एम्पियर है, तो 2 हमने लिख दिया। इस कैपिटल R मतलब वाह जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9 9 दूना 18, तो ये 18 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। 18 जो वोल्ट हुआ ये किसका वैल्यू हो जाएगा, 18 जो वोल्ट हुआ ना, ये हमारा पूरे परिपथ में प्रवाहित विभव का मान या विभवांतर का मान ये हमारा हो गया जी। विभवांतर का मान हम ज्ञात कर लिए। जैसे हमने V का मान ज्ञात किया तो अब हम ज्ञात करेंगे कि बिंदु A और B के बीच धारिता की गणना हम करेंगे, ठीक है ना, कुल धारिता, क्योंकि ये 2 धारिता हैं तो कुल धारिता की हम गणना करेंगे। तो हम लिखते हैं कि A व B के बीच कुल धारिता, ठीक है ना, A व B के बीच हम कुल धारिता का मान ज्ञात करेंगे। तो वो कुल धारिता C इजकल टू क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बराबर C1 + C2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए इसको हम C1 मान लेते हैं और इसको हम C2 मान लेते हैं, ठीक है ना, धारिता ये है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया जी। तो ये फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो समझिए क्या होता है, C का जो वैल्यू है, C1 का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 हमने लिख दिया। C2 का वैल्यू है 6, तो 6 हमने लिख दिया। अब 4 + 6 हो जाएगा, C1 और C2 हो गया। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 × 4 = 24 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, मतलब 10 दूना 20 और 10 चौको 40, मतलब ये आ जाएगी इतना फैरेड, मतलब 2.4 क्या हो जाएगा फैरेड, ये हमारा 2.4 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, ठीक है ना, 2.4 माइक्रो फैरेड हो जाएगा, ठीक है ना।
फैरेड में हम नहीं रखेंगे ना, माइक्रो फैरेड में रखेंगे। क्यों हमने माइक्रो फैरेड में रखेंगे जी? क्योंकि यहाँ पे दोनों माइक्रो फैरेड में दिया है, तो ये हमारा माइक्रो फैरेड का मान निकल गया। देखिए हमसे क्या कहा गया था कि दिए गए परिपथ में दो संधारित्रों के संचित आवेश की गणना करनी है, मतलब आवेश Q की हमें गणना करना है। हम उस समय से I निकाल रहे हैं, V निकाल रहे थे, C निकाल रहे थे, यहाँ पे C निकाले हैं। अब हम Q तो निकाल ही नहीं रहे हैं। सोच रहे होंगे तो ऐसा नहीं सोचना है। देखिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं कि परिपथ में कुल संचित आवेश, तो संचित आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? C इंटू V होता है। ये हम संधारित्र के फॉर्मूले से जानते हैं। तो अब हम इसका वैल्यू रख देंगे। देखिए C का वैल्यू, C और V क्यों हम ज्ञात कर रहे थे? C हमने यहाँ पे ज्ञात किया है, यहाँ पे V हमने ज्ञात किया है। देखिए I हमने सबसे पहले V ज्ञात करने के लिए हम जानते थे कि R तो दिया है यहाँ पे, पर I का तो मान नहीं दिया है, तो इसलिए हमने पहले I का ज्ञात किया। I के जैसे ही ज्ञात कर लिया तो V निकल गया। V हमारा लक्ष्य था ज्ञात करना, अब C हमने इस फॉर्मूले से ज्ञात किया है। तो देखिए C का वैल्यू 4.5 दिया है, 2.4 दिया है, तो ये हम लिख देते हैं C का वैल्यू 2.4। इसका तो V का मान 18 है ना, 18 वोल्ट है, तो ये हमने 18 यहाँ पे लिख दिया। तो यही तो वैल्यू करना था जी, इसीलिए तो हम ज्ञात कर रहे थे Q का। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, अब ये गुणा कर लेंगे आराम से, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, 43.2 आ जाएगा, 43.2 माइक्रो, ठीक है ना, कूलाम। ठीक है, तो ये हमारा 43.2 माइक्रो कूलाम आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया जी, ठीक है ना। ठीक है, ये हमने सीधा डायरेक्ट जो दिया हुआ है आंसर वो हमने लिख दिया। आप गुणा करा कर भी देख सकते हैं, टाइम लगेगा, ठीक है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्त, ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या क्या है? 9 सेमी है, और इसकी धारिता और उसकी आवेश की गणना करना है, जिस पर क्या है, इसका विभव कितना है? 1000 वोल्ट है, ठीक है ना। चलिए जी हम करते हैं। ठीक है, धारिता और आवेश की गणना करना है, ठीक है ना। C इक्वल टू, ठीक है, इसकी गणना हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले दिया है एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, तो हम लिखते हैं गोलाकार चालक की त्रिज्या, तो गोलाकार चालक की त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं 9 सेमी, ठीक है ना, ये हमारा दे दिया जी। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे एक विभवांतर का भी मान दिया है, मतलब सॉरी विभव का मान जो है कितना? 1000 वोल्ट। हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है? हमसे सबसे पहली बात धारिता, धारिता C का वैल्यू हमसे पूछ लिया है, ठीक है ना, क्या होगा? आवेश का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, आवेश Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एक धारिता का तो ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना जी, धारिता का फॉर्मूला गोलीय चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये हम फॉर्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूले से तो हम धारिता का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तो R का तो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे ही मान रखेंगे निकल जाएगा। कैसे रखेंगे जी? चलिए हम बताते हैं आपको। जैसे ये वैल्यू इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखना तो हमें पड़ेगा ही, तो हम लिखेंगे गोलीय चालक की त्रिज्या, तो गोलीय चालक की त्रिज्या, सॉरी गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता वो होता है C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होता है,
ये हमने इतना रख दिया जी, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर है ना, तो समझिएगा यहाँ पे समझिएगा ये कि 4πε0 इंटू आर है। तो एक और बात हम जानते हैं 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁹ होता है, ये होता है ना। देखिए इतना इक्वल टू इतना, यदि हम जस्ट इसको, अगर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 तो है ही, अगर हम इसको पलटते हैं तो ये भी पलट जाएगा। तो इसको अगर हम ऊपर बताते हैं तो 4πε0 इंटू 1 हो जाएगा, तो ये अगर ऊपर चला गया तो 1 × 9 × 10⁹ हो जाएगा, यही ना होगा जी। और नीचे हम इतने बात जानते हैं कि ये माइनस नीचे बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसका मतलब 4πε0 का जो वैल्यू होता है वो 1 × 10⁻⁹ मतलब 1 × 10⁹ होता है। तो यही बात हम रखेंगे यहाँ पे, 4πε0 का जो वैल्यू होता है वो आप याद रखेंगे कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो ये हमने यहाँ पे 9 × 10⁻9 हमने लिख दिया। और ये आर का, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आर है यहाँ पे 9 सेमी, ठीक है ना, तो 9 सेमी न है जी। सेमी को अगर मीटर में हम चेंज करते हैं तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, यही ना होगा जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 × 10⁻2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ये किससे 9 एकम में 9, ये 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे C इक्वल टू 10⁻⁻2 बचा। इधर नीचे क्या है 10⁻9 है ना, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, C का जो वैल्यू आ जाएगा 10⁻11 फैराडे हो जाएगा। 10⁻11 क्या हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, धारिता का मात्रक फैराडे। तो सबसे पहला तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया था कि इसकी धारिता की गणना कीजिए, तो ये तो हमने ज्ञात कर लिया। उसका आवेश की भी गणना हमें करना है। तो देखिए C का तो मान हमें पता चल ही गया, तो C का जैसे ही वैल्यू हमें पता चला तो हम धारिता का एक फॉर्मूला जानते हैं, धारिता C इक्वल टू Q/V होता है, ये होता है ना, C इक्वल टू Q/V होता है। तो अगर हम इसका वैल्यू रखें, हमें क्या ज्ञात करना है, आवेश की गणना करना है। तो आवेश का वैल्यू निकालने के लिए आवेश Q इक्वल टू C × V हो जाएगा। C का वैल्यू यहाँ पे दिया है 10⁻11, अब V का जो वैल्यू दिया है वो 1000 वोल्ट दिया है। तो 1000 वोल्ट को 10⁻3 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻8 क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। चलिए जी स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं जी। समझ रहे हैं ना, ये आराम से आपका आ गया है। चलिए 1 घंटे तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है ना। अभी हम मुश्किल से आधे अभी क्वेश्चन भी हमें लगता है कि कंप्लीट अभी मतलब लगभग आधे हो गए हैं, ठीक है ना। अभी हमें करना है, ठीक है ना। तो चलिए जी कोई नहीं, देखते हैं, जब तक टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, बट हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। अब संपूर्ण किताब का जब हम न्यूमेरिकल करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि समय तो लगेगा ही। तो कोई नहीं दोस्त, एक वीडियो देख लेंगे अगर ये पूरा, तो कम से कम आपके जो 2 नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो तो कंप्लीट हो जा रहे हैं ना। अब केवल आपको यही न्यूमेरिकल तैयार नहीं करना है, इसके साथ साथ इसी तरीके का और भी आपको टाइप के न्यूमेरिकल तैयार करना है। और एक और भी मैं सजेस्ट करूंगा आपसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तो आप इसको तैयार कीजिए, कोशिश कीजिए कि क्या आप इसको कर पाएंगे। यदि हम क्वेश्चन तो कर दे रहे होंगे तो शायद आपको इजी भी लग रहा होगा। तो पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले आप इसको सॉल्व करके देखिए, ट्राई करें कि क्या ये हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं, और नहीं हो पा रहे हैं तो फिर से हम सॉल्व करते हैं जी। तो कह रहे हैं 200 वोल्ट किससे विभव, 200 वोल्ट से विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक का एक आवेशित कण गति करने में गतिज ऊर्जा जो है वो 10 जूल की कमी हो रही है, तो उसके कारण आवेश की हमें गणना करना है। मतलब दो यहाँ पे सबसे पहली बात तो 2 बिंदु आवेश हमारा यहाँ पे है, ठीक है ना। चलिए जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 हमारा, एक तो यहाँ पे 200 वोल्ट एक विभव का मान दिया है, ठीक है ना। एक और बिंदु है जिस पर 250 वोल्ट का विभव है।
तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, विभव का मान। तो विभव का मान क्या दिया है जी, विभव एक है V1, इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2, तो V1 का मान है 200 वोल्ट। अब V2 का जो वैल्यू है वो 250 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि इसकी गतिज ऊर्जा जो है 10 जूल है। तो एक हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला, मतलब U इक्वल टू गतिज ऊर्जा, सॉरी, ऊर्जा का हम फॉर्मूला जानते हैं। ऊर्जा U का जो वैल्यू दिया है वो 10 जूल दिया है। तो कह रहे हैं कितनी आवेश की कमी होगी। तो हम एक जानते हैं कि जो एक हम संधारित्रों की जब हम पढ़ा था तो हमने बताया था कि उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था संधारित्रों की संचित ऊर्जा। तो U इक्वल टू एक फॉर्मूला हमने बताया था संधारित्रों की संचित ऊर्जा का ही 3 हमने फॉर्मूला बताया था, हाफ QV बताया था। ये हमने इसको आप याद रखेंगे, संधारित्रों की संचित ऊर्जा का जब हमने फॉर्मूला बढ़ाया था तो उसमें 3 हमने फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करते हैं तो U इक्वल टू, अच्छा U का तो U है यहाँ पे, U क्या है 10 जूल, U क्या है 10 जूल है ना, तो U हम यहाँ पे मान पुटअप करते ही चलते हैं। तो 10 जूल है, हाफ है तो हाफ हमने लिख दिया। Q जो है, Q देखिए, Q का हमें आवेश की गणना करना है तो Q हम ऐसे ही लिख देते हैं। V का जो वैल्यू है 200 वोल्ट 250 वोल्ट है। तो देखिए अंतिम माइनस प्रारंभिक कर देंगे, अंतिम में 250 माइनस 200 हो जाएगा, तो 250 माइनस 200 वोल्ट। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व क्या करना है, ये 10 2 इधर गुणा में है, सॉरी भाग में, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो 10 गुणे 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा Q, और 200 मतलब ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 निकल गया तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बाई 50 इंटू क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। अगर हम इसको 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, तो ये 2 पॉइंट, मतलब यहाँ पे Q का जो वैल्यू आया वो 2.2/5 आ जाएगा। ये हमारा आवेश का सबसे पहले वैल्यू आ जाएगा कूलाम में। ठीक है ना, या आप भाग देकर भी देख सकते हैं, तो ये कितना चला जाएगा 0.4 कूलाम। ठीक है ना, क्योंकि अगर चला जाएगा ना, क्योंकि ये मान लेते हैं 50 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको भाग देकर भी। ठीक है ना, भाग देकर 1 दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 0 आ जाएगा। ठीक है ना, 1 दशमलव आया तो 1 0 आ जाएगा, तो 5 चौको 20, तो 4 बार में कूलाम में कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया जी। दिख रहा है ना कितना सिंपल है, आप इसको कर पाते हैं। अगर मैं आपको देता तो जानते हैं क्या दिक्कत आती है, दिक्कत ये आती है ना कि फॉर्मूले बहुत सारे स्टूडेंटों को याद नहीं है। तो जितना कम से कम इस हम वीडियो में बता रहे हैं फॉर्मूला, उसको तो तैयार आप कर ही सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर लेंगे दोस्त, कर लीजिएगा। ठीक है ना, कर लीजिएगा। अगला हमारा यहाँ पे आता है, अगला आता है कि 12 वोल्ट के विद्युत वाहक बल 3 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी से किसी प्रतिरोध का संयोजन किया गया है, तो परिपथ में धारा इतना मतलब 0.5 एम्पीयर है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, समझिएगा कैसे हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे कह रहा है 12 वोल्ट का विद्युत वाहक बल, तो सबसे पहली तो हमें विद्युत वाहक बल का मान दिया, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल ई का जो मान दिया है वो 12 वोल्ट। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध,
आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का जो मान दिया है वो 3 ओम दिया है। संयोजित किया गया तो परिपथ में धारा का मान यहां पे दिया है, विद्युत धारा 0.5 एम्पियर। ठीक है ना, ये दिया है। हमसे कह रहा है कि जुड़े परिपथ का मान ज्ञात किया, प्रतिरोध का मान मतलब कैपिटल आर का मान हमसे ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है ना, ये हमसे कह रहा है जी। ठीक है, तो I इजकल टू, ये हम फॉर्मूला एक जानते हैं, ठीक है ना, उस पर लगा देंगे तो निकल जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि I इजकल टू क्या होता है, I इजकल टू E R प्लस R, ये हम फॉर्मूला जानते हैं ना जी। और इसी फॉर्मूले पर हम रख देंगे, आसानी तरीके से हमारा जो वैल्यू होगा वो निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे आप बात समझ ही रहे होंगे, यहाँ पे इसी फॉर्मूले का हम यूज कर देंगे तो यही कैपिटल आर है, इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए आई है, आई सबसे पहले आर का मान हमें ज्ञात करना है, तो चलिए हम समझाते हैं। देखिए आई है ना, तो आई का वैल्यू दिया है 0.5 आई का वैल्यू दिया है, तो ये हमने लिख दिया। ई का जो वैल्यू है विद्युत वाहक बल, देखिए स्मॉल ई से या कैपिटल ई से भी दर्शा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कैपिटल ई से भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक है, बुक में कभी कभी, चलिए ठीक है ना, कैपिटल ई से इसलिए ज़्यादातर नहीं दर्शाते हैं क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ई से ही दर्शाते हैं, इसीलिए। तो ये 12 वोल्ट हो गया, तो ये हो गया जी। आर का जो वैल्यू है, देखिए यही कैपिटल आर का हमें ज्ञात करना है। स्मॉल आर का कितना दिया, स्मॉल आर का 3 दिया है, 3 हमने लिख दिया। अब ये हमें समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये इसमें जाकर गुणा कराएगा तो ये क्या हो जाएगा 0.5, और ये आर प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसका गुणा कराते हैं तो 0.5 आर हो जाएगा, और इसका ये 5 मतलब 3 15 मतलब 1.5 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ये अगर इधर जाता है 0.5 आर, ये अगर इधर जाएगा तो 12 माइनस में 1.5 हो जाएगा, 1.5 0.5 आर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। ये R का अगर वैल्यू हम निकाले तो 10.5 है ना, और ये 0.5 है, इधर गुणा में है ना, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो 0.5 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये R का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50 15 50 20 5 21 आ जाएगा, 21 ओम आ जाएगा। तो ये 21 ओम क्या हो जाएगा, यही हमारा प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ठीक है ना, भाग देकर भी देख सकते हैं। अरे भैया 0.1 इधर हटा दे, इसका इधर तो 105, ये 5 हो जाएगा। 105 में आप 5 का भाग देकर देख लीजिए, 21 बार में चला जाएगा। समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे कह रहा है कि एक 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाले सेलों का आंतरिक प्रतिरोध इतना है, तो सेलों को इतना ओम के, यहाँ पे ओम रहेगा, ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर सेलों के सिरों पर विभवांतर की गणना कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या आप इसको कर पाएंगे, मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करने का इसको प्रयास करें। हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अलग बातें हैं जी। ठीक है ना, क्या आप इसको कर पाएंगे? बहुत ही सिंपल है, बस ओनली विभव के यहाँ पे मान पूछा गया है। चलिए प्रैक्टिस कर लिए होंगे, जो नहीं किए होंगे तो देखिए मैं करके दिखाता हूं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले दिया क्या है, ये इतना विद्युत वाहक बल का मान दिया, मतलब विद्युत वाहक बल का मान जो दिया है वो 1 पॉइंट, थोड़ा सा मैं शॉर्ट में चलूंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है ना, इसलिए तो दिया है। वैसे अब नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ई का विद्युत वाहक बल ई का जो मान दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है ना, चलिए ई का मान दे दिया हमें इतना। फिर से यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध, तो आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से हम दर्शाते हैं, तो 1.5 ओम दिया है, तो ये हमने लिख दिया।
सेलों का इतना बाह्य प्रतिरोध, मतलब कैपिटल आर का जो वैल्यू दिया है वो 2.9 दिया है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं सेलों पर विभवांतर भी की गणना करना है। सबसे पहले भी की तो हमें गणना करना है, ये तो बात हम समझ गए हैं। तो सबसे पहले हमें भी ज्ञात करने के लिए हमें आई का वैल्यू चाहिए। तो अभी हम एक फॉर्मूला पढ़ा था जो आई इजकल टू E/R+R, भूले तो नहीं ये फॉर्मूला। देखिए इस पर कितना न्यूमेरिकल पूछता है इस तरह घुमाकर। तो हम इस फॉर्मूले से अगर पहले हम आई का मान ज्ञात करेंगे, ई का वैल्यू है 1.5, तो ये हमने लिख दिया। कैपिटल आर का वैल्यू है 2.9, तो 2.9 और प्लस स्मॉल आर का मान है 0.1, तो 0.1 हमने लिख दिया। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं, मतलब 1.5 हो जाएगा। ये अगर जुड़ता है 2.9 है, ये 1 जुड़ गया तो मतलब 3.0 होगा। 3.0 का मतलब 3 नहीं, तो ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर हम काटे तो ये 2 बार, ये 1 ये 2 बार में कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 एम्पियर ये क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर ये हमारा धारा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा धारा का वैल्यू हो गया जी, ठीक है। जैसे ही हमने धारा का वैल्यू हमें ज्ञात हुआ, ठीक है ना, जैसे ही धारा का वैल्यू ज्ञात किया तब अब हम विभवांतर की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, I/R होता है, ठीक है ना। V इक्वल टू I/R होता है, ये प्रतिरोध से हम ये फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर हम V का मान ज्ञात करेंगे तो I का मान हमने इसीलिए ज्ञात किया 1/2 दिया है। और देखिए कैपिटल R, जो कैपिटल R का मान 2.9 है, तो 2.9 हमने रख दिया। ये 2.9 हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो अब भाग देकर देख ही सकते हैं, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 1.45 आ जाएगा क्या, भाग देकर आप देखिएगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ 1.45 आ जाएगा, ठीक है ना। 1.45 वोल्ट आ जाएगा। कैसे हमने पता किया जानते हैं, शॉर्टकट ये हमने मान लिया कि सपोज डेट ये 29 है, ठीक है ना, मतलब ऐसा हमने मान लिया कि सबसे पहली बात 2 एकम में 2 तो 2 हो गया, फिर से ये 9 है तो 2 चौको 8 हो जाएगा, फिर से 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो फिर से 2 बचे 10, ऐसे मतलब पता नहीं आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं, मैं कैसे कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो गणित का थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, तो जितना आता है मैं उस तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है दोस्त। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, ठीक है ना। अगला हमारा कहता है कि एक 1.0 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल वाले क्षेत्रफल की धारा लूप में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो वहां पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का मान दे दिया है, अब फिर से हमें किसका, आई का भी मान दे दिया है, ठीक है ना। तो ये हमसे कह रहा है, चलिए जी कोई नहीं, अच्छा मैं आपको दे दे रहा हूं ये क्वेश्चन, कर पाएंगे आप, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप प्रैक्टिस करके इसको थोड़ा तैयार करिए, क्योंकि मैं करता हूं तो आपको इजी लगता होगा, बट आपको मैं दे रहा हूं तो आपको इजी नहीं लग रहा है। तो ये कमी है दोस्त, इसको दूर करना पड़ेगा। ये दूर होगा प्रैक्टिस से और समझने से। तो समझिए अभी, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है इतना क्षेत्रफल, तो यहाँ पे मतलब सबसे पहली बात डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल का जो वैल्यू दिया है ए का, ठीक है ना, वो कितना दिया है, वो 1.0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, सेमी स्क्वायर दिया है। सेमी स्क्वायर को अगर हम चेंज करते हैं तो 1 × 10⁻⁻⁴ हो जाएगा मीटर में, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया जी। उसके बाद विद्युत धारा का मान दिया है, धारा आई का जो मान दिया है ना, सॉरी आई के क्यों लिख रहे हैं, आई धारा आई का जो मान दिया है वो 2 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों का वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है। तीसरा, तब हमें चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हमसे कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M = क्या होता है, I × क्या होता है, A होता है।
ये हमारा फॉर्मूला है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू आई इंटू ए होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम इसका मान रखते हैं m इक्वल टू, तो i का जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। और a का वैल्यू है वो 10⁻⁻4 है, क्योंकि 1 अगर 10⁻⁻4 में गुणा करेगा तो भी तो 1 ही होगा ना। तो m इक्वल टू ये क्या हो जाएगा। अच्छा, यही तो हमारा आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सिंपल सा था। आपसे मैं कह रहा था कि आप कर भी सकते हैं। देख लीजिए यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, अच्छा सॉरी मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है ना, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, तो ये एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आंसर तो हो गया दोस्त। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा, फिर भी ना आए तो देखिएगा। अब मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा सर कितना ईजी था, मैं कर लिया होता। ऐसा आ रहा है क्या? आ रहा है तो भैया प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है दोस्त। ठीक है ना। कह रहे हैं एक कुंडली के वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना सेकेंड में, कह रहा है कि 1 वेबर से 0.1 वेबर, यहाँ पे थोड़ा सा वेबर लिखना चाहिए। ठीक है ना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक किया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है ना, वेबर होना चाहिए। वेबर हो जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे यहाँ पर इसका मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए जी करते हैं और देखते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखेंगे हल। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, एक कुंडली में वृद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान दिया है, मतलब इतना सेकेंड में। ठीक है ना, इतना सेकेंड मतलब समय का मान दिया है। सबसे पहली बात, समय का जो मान है dt बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 सेकेंड दिया है। उसके बाद वेबर से 0.1 वेबर हो जाता है, तो ये वेबर से इतना हो जाता है चुंबकीय फ्लक्सों की। तो ये क्या है, ये है चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या। चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन है, की संख्या में परिवर्तन, या चुंबकीय फ्लक्सों के मान में परिवर्तन डेल फाई का जो मान है वो कितना है, यहाँ पे फाई 1 का जो मान दिया है वो 1 वेबर दिया है, और दूसरा फाई 2 का जो मान दिया है वो 0.1 है। फाई 1 इंटू 0.1 यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करने को। ठीक है ना। तो विद्युत वाहक बल का मान हम ज्ञात कर पाएंगे, बट कैसे होगा? विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है ना। विद्युत वाहक बल मतलब ई का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दूसरा नियम आप पढ़िएगा। ठीक है ना। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में हमने एक फॉर्मूला बताया था कि विद्युत वाहक बल का, कि विद्युत वाहक बल E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डेल फाई बाई माइनस डेल फाई बाई डेल टी, ये हमने फॉर्मूला बताया था फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित द्वितीय नियम में। तो इसी से हम निकाल पाएंगे जी। देखिए E का मान जो दिया है, E का ज्ञात करना है डेल फाई का जो वैल्यू है, देखिए तो यहाँ पे डेल फाई का जो वैल्यू यहाँ पे तो पहला है 0 पॉइंट, देखिए अंतिम वाला ये है प्रारंभिक है, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं तो 1.5
सबसे पहले तो माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 0.15 माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, ठीक है ना। बट डेल टी का जो वैल्यू है 0.1 है तो 0.1 हमने कर दिया। अगर हम इसका वैल्यू रखें, ये माइनस इधर प्लस कर देगा ना जी, तो 0. ये क्या हो जाएगा 0.1 और ये +1 हो जाएगा और 0.1 हो जाएगा, यही ना होगा जी। हाँ ऐसे ही तो होगा। क्या अच्छा समझिएगा, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से तो हो ही रहा है। अच्छा समझिएगा, इसको अगर हम भाग देते हैं इसमें या इसमें, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बायोलॉजी के स्टूडेंटों को समझ में आने चाहिए। ये दोनों में ना भाग है जी, तो 0.1 बाई 0.1 भागे हो जाएगा, बीच में प्लस है और इसमें भी तो 1.0.1 है। बात आप समझ रहे हैं, ये 0.1 है ना, इसमें भी भाग देगा इसमें भी भाग देगा, तो ऐसा हमने करा दिया। अब देखिए ये तो कट गया तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो इसीलिए हमने ऐसा किया कि ये कट जाए तो -1 आ जाएगा और प्लस ये क्या हो जाएगा 0. अब समझिएगा, ये अगर भाग देता है ना तो 10 बार में ये जाएगा, 10 बार में, तो ई का जो वैल्यू आ जाएगा वो 9 आ जाएगा, ठीक है ना। ई का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा वोल्ट। विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, तो ये आ जाएगा 9 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। बात आप समझ रहे हैं ना। अरे भैया ये अगर 1 होगा तो ये 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में भी 1 में 10 का भाग देंगे तो भी 10 में, समझ रहे हैं ना। 0.1 है, दशमलव अगर इधर हम 1 करेंगे ना, दशमलव मतलब ये अगर 1 होगा तो ये 10 हो जाएगा, 1 से 10 बार में तो 10 ही ना होगा, 10 में से 1 चला गया, 9 वोल्ट हो गया। तो ये होता है जी। मोस्टली आपको देखिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरा छोटी सी सजेशन ये रहेगा कि ये सब फॉर्मूले जो है ना ये याद कीजिएगा। अब जिनको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम नहीं पता तो वो कैसे इस फॉर्मूले को याद नहीं होगा तो कर नहीं पाएंगे, तो ये बातें दिक्कत होती है दोस्त, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो समझ में आ रहा है, सभी को याद कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं एक कुंडली में स्व प्रेरण गुणांक, देखिए स्व प्रेरण गुणांक 10 मिली हेनरी है, ठीक है ना, मिली हेनरी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं विद्युत धारा 5 मिली सेकेंड से 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जाती है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा क्या क्या वैल्यू दिया है, सब पहले हम लिखेंगे। स्व प्रेरण गुणांक का जो वैल्यू दिया है स्व प्रेरण गुणांक का जो वैल्यू दिया है L, उसका वैल्यू है 10 मिली हेनरी, ठीक है ना। 10 मिली हेनरी को हेनरी में हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ हेनरी, ठीक है, ये हमारा पहला वैल्यू आ गया। उसके बाद कह रहा है कि विद्युत धारा मतलब इतने मिली सेकेंड में, मतलब ये समय का मान दिया है, समय का मान दिया है वो कितना 5 मिली सेकेंड। 5 मिली सेकेंड को सेकेंड में चेंज करेंगे तो मिली को सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 × 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो ये हमारा सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकेंड का वैल्यू आ जाएगा इतना, ठीक है, इतना आप समझ गए। और ये L का वैल्यू है इतना, ठीक है। उसके बाद धारा जो डेल I का मान है, देखिए कितना 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रहा है, तो 5 एम्पियर से 15 एम्पियर हो जा रहा है ना, तो धारा कुल जो धारा हो गया वो अंतिम में से प्रारंभिक घटाएंगे, अंतिम 15 में से 5 चला गया तो ये कितना हो जाएगा 15 - 5 = 10 एम्पियर हो जाएगा, 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये 10 एम्पियर हमारी धारा का मान हो गया।
तो कह रहा है हमसे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ऐसे ही हम ज्ञात कर लेंगे। अन्योन प्रेरण गुणांक का हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है ना। अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया था आपको। देखिए जब स्व प्रेरण गुणांक हमने पढ़ाया था तो उसमें हमें बताया था कि E = -L di/dt, मतलब सॉरी di मतलब का डेल i/t, या डेल के जगह पर हम dt di/dt भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमने पढ़ाया था अन्योन जो स्व प्रेरण गुणांक के लिए फॉर्मूला, तो उसमें हमने ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है ना। तो अब इस पर हम रखते हैं और देखते हैं कैसे वैल्यू हमारा निकलता है जी। अब जिनको फॉर्मूले ये नहीं पता, रिक्वेस्ट है भैया कि आप इसको तैयार कर लेंगे फॉर्मूले को। देखिए ई का वैल्यू -L, ठीक है ना। -L का जो मान है वो कहाँ पर है भैया, 10। अच्छा ये समझिएगा 10⁻, ये 1 है, ये 10⁻³ है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻² हेनरी हो जाएगा ना जी। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे L का जो मान लिख रहे हैं ये 10⁻² लिख दे रहे हैं, समझ रहे होंगे, ठीक है। I का जो वैल्यू है वो 10 एम्पियर है, तो ये हमने लिख दिया 10 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे T का जो वैल्यू है वो कितना 5 × 10⁻³ है, तो ये हमने नीचे लिख दिया 5 × 10⁻³ है, तो -3 लिख दिया। E का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है ना, ठीक है। तो ये -10⁻² है, ये 10⁻1 है, और ये भी ऊपर चला जाता है तो ये 10⁻- में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब नीचे 5 हो गया, ठीक है जी। अगर हम सोचें तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 1 जो लिखा गया है तो इसका मतलब कोई है नहीं ना, 10 ही ना है। तो ये 5 दूना 10, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻1 हो जाएगा, ठीक है ना। -2 है, ये 3 है, तो 3 में से 2 चला गया, 10⁻1 हो गया। तो 10⁻1 का कोई वैल्यू थोड़ी 1 मतलब 1 का कोई रखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये 2 -20 हो जाएगा, ये वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है। आंसर देख लीजिए, विद्युत वाहक बल का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है, ठीक है ना, -20 वोल्ट, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए हैं, थोड़ा सा और सब्र रखिएगा, मेरी भी एनर्जी थोड़ी डाउन हो चुकी है, बट कोई नहीं दोस्त, अंत तक हम आपको पहुंचा कर रहेंगे, ठीक है ना। अंत तक हम आपके साथ हैं, पूरी कंप्लीट हम कराएंगे, ठीक है ना। भले ही टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राथमिक कुंडली में बहने वाली 3 एम्पियर की धारा, मतलब यहाँ पे 3 एम्पियर विद्युत धारा का मान दिया है, फिर से इतने सेकेंड में शून्य से मतलब 0.001 सेकेंड में शून्य कर देती है, मतलब शून्य हो जाती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान दिया है वो 15,000 वोल्ट हो, तो इन कुंडली में अन्योन प्रेरण गुणांक का मान हमें ज्ञात करना है। पहले तो अभी हमने स्व प्रेरण गुणांक का मान हमने ज्ञात किया, अब हम अन्योन प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो कैसे हम ज्ञात करते हैं समझिएगा। चलिए सबसे पहली बात, प्राथमिक कुंडली ये एम्पियर का मान दिया, मतलब विद्युत धारा, जो डेल आई है इसका मान कितना है 3 एम्पियर। 3.0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये एम्पियर का मान हमारा दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड का समय का मान हमारा दिया हुआ है, ठीक है ना, समय का मान दिया हुआ है। तो समय का मान यहाँ पे 0.001 सेकेंड दिया है ना, तो ये हम लिखते हैं समय। तो समय डेल टी इक्वल टू क्या दिया है 0.0001,
सॉरी 001 है अ सेकेंड। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब ई का जो मान है वो 15,000 वोल्ट है। तो कह रहे हैं अन्योन प्रेरण गुणांक का मान हमें ज्ञात करने के लिए। तो अन्योन प्रेरण गुणांक का हमारा जो वैल्यू है उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अन्योन प्रेरण गुणांक जो m इक्वल टू क्या होता है माइनस ई, ठीक है ना। सबसे पहली बात माइनस ई डेल आई बाई डेल टी, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए, ठीक है ना। m इक्वल टू माइनस ई, ये मेन बटा है, ये वाला जो है ना ये मेन बटा है, ई है विद्युत वाहक बल, डी फाइव बाई डी टी ये क्या है धारा में परिवर्तन की दर है, ठीक है ना। ये हमारा मेन बटा है। बात आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं अच्छे से लिखते रहा हूँ। जैसे ये हमारा, जैसे मैं अगर समझाना चाहूँ तो ये हमारा मेन बटा है, ये हमारा मेन बटा है, ये माइनस है, यहाँ पे ई है, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे डी आई बाई डी टी है, ठीक है ना। ये बात है जी। तो अगर हम इसको अन्योन प्रेरण गुणांक m का मान निकाले तो माइनस ई का जो वैल्यू है वो 15,000 है, तो 15,000 हमने लिख दिया। डी आई का मान जो दिया है 3 दिया है, तो 3 हमने लिख दिया, और टी का जो वैल्यू दिया है 0.001 दिया है, ये हमने इतना लिख दिया। इसको ये ऊपर जाकर गुणा करा देगा, तो जैसे ही ऊपर गुणा कराते हैं तो m का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा माइनस 15,000 हो जाएगा, और ये 0.001 हो जाएगा। इतना हो गया ना, ठीक है। अगर हम इसको चाहें, सॉरी नीचे क्या है 3 भी तो है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, ठीक है। अगर देखिए ये 5 या 15, 5 या 15 मतलब 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 बार में तो ये माइनस 3,000 आ जाएगा, गुणे 0.001 आ जाएगा। अगर ये हम गुणा करा लेते हैं ना तो 3 दशमलव से ये 3 इधर चला जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ओनली। तो ये m का जो वैल्यू आ जाएगा -3 आ जाएगा, m का जो वैल्यू आएगा ना ओनली -3 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आंसर गलत दिखा रहा है, कहाँ गलती हो गया भैया? 5 बता रहा है आंसर, कहीं गलती किया है क्या? 0 15,000 3 5, अच्छा यहाँ पे दोस्त गलत हुआ है, ठीक है। 3 5 15 होता है ना, तो 5 बार में नहीं ये कटेगा जी, सॉरी माय मिस्टेक यार, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये 5,000 नहीं यहाँ पे होंगे, ये तो 3 5 15 मतलब यहाँ पे 5,000 होगा, ये मुझसे गलती होगी थोड़ी सी, ठीक है ना। ये कितना 3 0 से ये 3 इधर चला जाएगा तो 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -5 बचा, तो ये -5 हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा। मैं भी कह रहा था बुक में क्यों भैया 5 आंसर दे रहा है, मुझसे कहाँ गलती हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जी, ठीक है ना। इसका मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है, ये तो बात आपको पता ही है, ठीक है ना, अन्योन प्रेरण गुणांक का। नेक्स्ट अगला आता है कि प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान। देखिए यहाँ पे कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान इतना टेस्ला है, तो विद्युत क्षेत्र के शिखर मान ज्ञात कीजिए जबकि प्रकाश की चाल इतना है, ठीक है जी, कर लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान हमें दिया हुआ है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान बी नॉट का जो मान दिया है वो 1.5 × 10⁻⁸ टेस्ला है।
यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की यहाँ पे प्रकाश की चाल दिया है, c का जो मान है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमसे पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र का शिखर मान E0 का मान हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हम फॉर्मूला आराम से हम जानते हैं कि E = क्या होता है, जो हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना जी, ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, B0 = E0/c। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, इसी फॉर्मूले पे लगाएंगे, निकल जाएगा आराम से। देखिए ये इधर c इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करा देगा, तो जो E0 = B0 × c हो जाएगा। ये हो गया। अब E0 यही विद्युत क्षेत्र का शिखर मान हमें ज्ञात करना है, तो E = B का मान दिया है यहाँ पे 1.5 × 10⁻⁻8 और C का जो वैल्यू दिया है 3 × 10⁸, तो 3 × 10⁸। यहाँ पे अब 15 या 45 मतलब 4.5 ये हो जाएगा। देखिए 1.5 में ना 3 का गुणा करेंगे तो 4.5 हो जाएगा, और ये इससे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल, मतलब ये हमारा आ जाएगा इतना 1.5 आ जाएगा जी, ठीक है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। और जो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 2 मात्रक हमने आपको बताया है, एक क्या बताया था, एक हमने बताया था न्यूटन प्रति कूलाम, एक बताया था वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, ये हमने बताया था। तो इसका मात्रक हम दे देंगे वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है ना, क्योंकि आवेश यहाँ पे नहीं है ना, तो इसीलिए हम उसको नहीं देंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लें, आगे बढ़ते हैं। हो चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन दूंगा, देखिए सेम टू सेम। देखिए यहाँ पे कह निर्वात में एक आवर्त का विद्युत चुंबकीय तरंगों के चुंबकीय क्षेत्र में भाग लेने वाले का आयाम, देखिए B का मान यहाँ पे दे दिए इतना नैनो टेस्ला। तो कह रहा है विद्युत क्षेत्र का भाग का मान ज्ञात कीजिए। आराम से आप ज्ञात नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे या नहीं कि बताना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे चुपचाप मैं आपको थोड़ा सा संकेत दे दूंगा, B का जो मान है वो 510 नैनो टेस्ला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नैनो टेस्ला है, ठीक है ना। ये हमारा B का मान दे दिया, हमसे E का मान हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना, E का मान। तो हम जानते हैं कि E = क्या होता है जी, B0 × c होता है। और C का जो वैल्यू है, C का जो वैल्यू है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो बताइए B की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, C की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा बिल्कुल जी। बट जानते हैं फिर भी गलत आएगा आंसर। गलत क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्ला में वैल्यू दिया है नैनो में, नैनो टेस्ला। नैनो को टेस्ला में पहले हम चेंज करेंगे, तो नैनो को टेस्ला में हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो चेंज ऐसे कर सकते हैं कि देखिए ये B है ना, तो V का मतलब B का जो B0 का वैल्यू आएगा 5 मतलब 510 और गुणे 10⁻⁹ से गुणा कराएंगे तब ये टेस्ला में चेंज हो गया। तो अब हम इतना वैल्यू रखेंगे ना ये B के जगह पर, और फिर C के जगह पे इतना वैल्यू रखेंगे, तब जाकर हमें वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हैं, अब समझ जाएंगे ना, कर लेंगे ना। चलिए इतना कर लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको करना है आपको, बस गुणा भाग करेंगे सब, तो अदरवाइज हमने बता ही दिया। फिर से कह रहा है विद्युत चुंबकीय तरंगों की नहीं 2 गुणों को लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे अदृश्य होती हैं, इनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। ये सब तो इसके गुण ही है, कोई भी आप 2 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि 25 मेगाहर्ट्ज के विद्युत चुंबकीय तरंगों के x दिशा में संचित है, तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के E का मान इतना वोल्ट प्रति मीटर है, तो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात कीजिए। कर पाएंगे इसको, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे भी हमारा E का मान दे दिया है, देखिए यहाँ पे हमें E का मान दे दिया है 6.3 J, केवल यहाँ पे सदिश रूप में दिया हुआ है। तो सदिश रूप में दिया है, तो अगर हम इसको चेंज करें, तो सदिश को अगर हम चेंज करते हैं तो ये मॉड लग जाएगा। तो मॉड का मतलब मान जब हम रखेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा, ये हमारा 0 6.3 J आ जाएगा। मतलब सिंपल सा अगर हम कहें ना, तो मतलब सदिश है ना, तो अगर हमें ई सदिश हटाना है तो इसका मॉड हम कर देंगे,
तो जैसे ही मॉड करते हैं तो 6.3 जे आ जाता है, ठीक है ना। ये हमारा इतना वैल्यू आ जाएगा ई का, जे का कोई मतलब नहीं है, मोस्टली ये आप देखिएगा 6.3 हमसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करिए, मतलब बी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बी का मान हम ज्ञात कर लेंगे। बी इक्वल टू हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है जी, बी इक्वल टू हम फॉर्मूला जानते हैं, बी इक्वल टू ई बाई सी होता है। अब देखिए ई का वैल्यू हमारे यहाँ पे दे ही दिया है 6.3, सी का वैल्यू आप जानते हैं 3 × 10⁸ मान रख देंगे तो बी का वैल्यू निकल नहीं जाएगा, निकल जाएगा दोस्त, आसानी से आप कर देंगे। ये हमारा जो है ना ये घुमाने के लिए दे दिया है। आप सोच रहे होंगे इसका तो वैल्यू रखे नहीं, अरे भैया काम पड़ेगा तब ना रखेंगे, काम ही उसका नहीं है। हमें तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश का मान ज्ञात करना था, जो कि हमने यहीं से ज्ञात कर लिया। कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अंतिम हमारा ये क्वेश्चन आता है जो है 22, कह रहा है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंगों के समतल के x अक्ष के लंबवत गतिशील है, तो समतल के किसी बिंदु पर इसका चुंबकीय क्षेत्र B का मान इतना टेस्ला है, तो कह रहा है कि E का मान ज्ञात कीजिए। बताइए कर लेंगे या नहीं कर लेंगे। B का मान हमें दे ही दिया, E का मान हमसे पूछ रहा है, आराम से आप कर सकते हैं जी। B का मान कितना है, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब B का जो मान है वो 10⁻⁸ टेस्ला है। हमसे E का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो E इक्वल टू क्या होता है, B × C होता है। अगर हम रखें तो B का मान हो जाएगा 10⁻⁸ हो जाएगा, और C का वैल्यू रखें तो 3 × 10⁸ होता है, तो 3 × 10⁸ हो जाएगा, ठीक है ना। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो E का जो मान आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, और ये वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर हो जाएगा जी, यही हमारा सिंपल सा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए मैं एक बार देख लूँ, वीडियो बन रहा है ना, ठीक। चलिए दोस्त, तो ये हमारा 2 नंबर वाला जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये हमारा कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में, ठीक है ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वीडियो में यहाँ तक बने रहें, और मैं पूरी प्रार्थना करूँगा ईश्वर से, अल्लाह ताला से, कि दुआ करूँगा कि आप अच्छे नंबर से पास हों। देखिए दोस्त, मोस्टली बात ये है ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है दोस्त। तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप भी अपने लिए दुआ करें, अपने माता पिता के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, हमारे लिए भी दुआ करेंगे, प्रार्थना आप करेंगे, और मन लगाकर पढ़ाई भी करेंगे। केवल मतलब प्रेयर करने से ही नहीं होगा दोस्त, जब तक हम खुद मेहनत ना करें। अदरवाइज मैं जानता हूं अब आपका जो आएगा वो, देखिए फिजिक्स का हमने करा दिया ना 2 नंबर, अब 3 नंबर, अब 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल बचे हुए हैं। इस पर वीडियो भी जल्दी आपको मिलेंगे, हो सकता है ये वीडियो कुछ दिन बाद आप देख रहे होंगे। तो यदि आप 2 नंबर 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है 3 नंबर और 5 नंबर वाला न्यूमेरिकल आपको दिया गया हो, तो उस पर क्लिक करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। नाम लिखा होगा 2 नंबर वाले न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल, 5 नंबर वाले का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम दे देंगे। इंस्टा पे ज्वाइन हो जाएंगे, उसका भी लिंक दे दूंगा, व्हाट्सएप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। तो कल मिलते हैं दोस्त, चैनल बने होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।